हेलो दोस्तों, तो कैसे हो तुम सभी लोग। तो आई होप कि तुम लोग भाई काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे होगे। और रही बात भाई वीडियो की कि मैं इतने दिनों में वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ, जबकि मैंने बोला था मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिला तो मैं वीडियो बना करके डालूंगा। लेकिन भाई पिछले 2 हफ्ते से चैनल के ऊपर एक भी वीडियो तक नहीं आई है, मेंबर्स के लिए भी नहीं। तो फिर भाई इसका एक ही रीज़न है, जो कि तुम लोगों को पता है, मेरे पेपर्स चल रहे थे और मेरे 4 पेपर्स हो चुके हैं। और मुझे भाई इन पेपर्स के बीच में जो थोड़ा मोड़ा समय मिल रहा था वो मैं थोड़ा सा टाइम पास करने में गुजार रहा था, ना कि कोई वीडियो बना रहा था। इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया। यू गाइज नो दिस, माइंड को भी फ्रेश रखना जरूरी होता है भाई। लेकिन भाई अभी तक मेरा पूरा पेपर खत्म नहीं हुआ है। मेरा अगला पेपर अभी 24 को है और मुझे इतने दिनों का गैप मिला है, तो मैं सोचा भाई क्यों ना 1-2 वीडियो बना दिया जाए। इसलिए भाई तुम लोगों के सामने पेश है एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो। सो नो राइजिंग ऑफ अ मॉडर्न मैन इन बुरी वर्ल्ड के सीजन 4 की शुरुआत करने से पहले तुम लोग जरा पिछले एपिसोड की थोड़ा सा रिकैप ले लो। सो जैसा कि लास्ट एपिसोड में तुम लोगों ने देख लिया था, डिवाइन थ्रोन के सो कॉल्ड डिसाइपल या फिर कहे तो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट द डिवाइन वेनरेबल को जोन रेल दिया था, और साथ ही बिंगोंग ऑर्गेनाइजेशन का लीडर और मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन दी बिगोंग के साथ साथ डिमोनिक कल्ट का डार्क स्काई डिवन भी घुन के साथ गेहूं के जैसे पिस गया था, और जो ने उसका भी तेल निकाल दिया था। जिसके बाद जो नाइट बटरफ्लाई के लीडर होंगी के साथ मिलके मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स के ऊपर कब्जा करने का प्लान बनाता है, और उस प्लान को होंगी को बता करके वापस जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स आ जाता है। लेकिन भाई तुम लोग साइडलाइन की स्टोरी मत भूलो। अपने बैगर सेज का प्यार उनकी सो कॉल्ड लवर जो उसको भी साथ लेकर के आ जाता है जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर, जहाँ पे भाई अपने बैगर सेज पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। और उनकी लवर जैसे ही वहाँ पे आती है, उस दिन रात के समय पे इनके बीच में थोड़ी सी गुफ्तगू होती है, जिस गुफ्तगू के बाद बैगर सेज अपने प्यार की मुंडी इस तरीके से पिचकाते हैं जैसे कि तुम अपने पैर के नीचे टमाटर को पिचकाते हो। पर खैर इनके इसी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी के साथ ही हमारा सीजन 3 खत्म हो गया था। वहीं लास्ट के कुछ समय में हमें दिखाया जाता है जो कि पियर्ल के अंदर जो इतने सारे बुढ़े रहते हैं उनके बीच में बातों का जंग शुरू हो जाता है, और उस जंग के बीच में अपना जो पिस जाता है। और इसी की वजह से जो अपना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था, क्योंकि भाई वो बुढ़े 24/7 लाइफ टाइम जो के कान के अंदर गुटरगु 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 करते ही रहते हैं, कोई भी फालतू सी वजह के कारण। पर खैर इन सभी बातों के बाद भाई लोग तुम लोग ये सोच रहे होगे मैं यहाँ पे पैनल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे भाई कुछ पैनल्स को दिखा दूं और तुम्हारे याददाश्त को ताजा कर दूं तो भाई मेरा क्या ही चला जाएगा। तो भाई मैं तुम लोगों को इस सवाल का जवाब भी दे ही देता हूँ। तो भाई मैं तुम लोगों को बता दूं, मेरे मोबाइल के अंदर इस मानवा के जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे वो सारे के सारे मैंने डिलीट कर दिए हैं, और दोबारा से लेने में मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगता और एडिटिंग करने को बैठता तो भाई और ज्यादा टाइम लगता। लेकिन भाई यहाँ पे टाइम की ही तो दिक्कत है, हमारे पास समय ही तो नहीं है। इसीलिए भाई लोग तुम लोग मेरे आवाज को ही सुन के सारी सारी सिनेरियो को इमेजिन कर लो, और जितनी भी बातें तुम लोगों को याद आ रही है याद कर लो, नहीं तो तुम लोग खुद से जा करके पिछले एपिसोड को देख सकते हो और अपने याददाश्त को फ्रेश कर सकते हो। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने सीजन 4 की। तो भाई लोग जैसा कि तुम लोगों ने देखा था, उन बुड्ढों ने मिल करके जो का दिमाग पूरी तरीके से खराब कर दिया था, जिस वजह से जो जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स से भाग करके अपने रूप को छुपाते हुए मार्केट में घूमने लगता है, और मार्केट में यूं मंडराते हुए सोच रहा होता है, हाय मेरी कुत्ती जिंदगी, मेरे पास अभी के टाइम पे कोई सच्चा दोस्त भी नहीं है जो कि मेरे साथ जाम से जाम टकरा है। साला मैंने कौन सा क्राइम किया था जो कि मुझे इस तरीके की जिंदगी काटनी पड़ रही है, जहाँ मेरे पास बात करने के लिए एक सच्चा दोस्त तक नहीं। जो भाई इन सभी बातों को सोचते सोचते मंडराते हुए चलते चलते एक इन के पास पहुंचता है, और बिना कुछ सोचे समझे उस इन के अंदर चला जाता है, जहां पे एक वेटर जो का स्वागत करता है और जो उसे बोलता है कोई नई बाटली लाओ क्या। जो बोलता है बेटे सबसे स्ट्रॉन्ग वाली लेके आ, और कोई चखना मत लियो, तेरा भाई आज जम के पिएगा। जिस बात को सुन के वेटर भी जो के लिए एक बाटली ला देता है, और जो अपने पालतू बुड्ढों को मन ही मन में गाली देते हुए उस दारू को पीने लगता है। वहीं जो दारू पीते पीते आसपास के लोगों की बातें भी सुन रहा होता है, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आवी के दिन कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं मर्चेंट्स के लिए। वहीं डार्क हेवन सेक्ट के राज में तो इनका रोला जमा रहता था, लेकिन अब तो इनको एक कुत्ता तक घास नहीं डालता। वहीं जिन भी कस्टमर ने इनके सामान को खरीदा होता है वो भी वो सामान को लौटाने के लिए इनके पास आ रखे होते हैं। इन सभी लोगों के ऐसी बातचीत को सुन के जो स्माइल करते हुए बोलता है, पहले तो तुम लोग सड़े हुए मीट और वेजिटेबल्स के ऊपर खुशबू वाला
पाउडर लगा करके बेचते हो और जंग लगी हुई नाइफ्स को सुअर के चर्बी में घिस के बेचते हो ताकि उन लोगों को जंग के बारे में पता ना चले, और मामूली सी लकड़ियों को चंदन की लकड़ी बोल करके बेचते हो। क्या वो सारी चीजें जो तुमने की वो सही थी? आखिर तुम लोग अपने इन घटिया सी हरकतों के ऊपर ब्लेम करने के बजाय तुम जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के ऊपर ब्लेम क्यों लगा रहे हो? वैसे भी क्या तुम लोगों ने पहले ही थोड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल रखा है? जो कि इस बात को सुनकर उन मर्चेंट्स में से एक बंदा जो कि ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अब तेरे जैसे दो कौड़ी के जवान लड़के की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की? आखिर तुझे बिजनेस के बारे में पता ही क्या होगा जो कि तू हमें एडवाइस दे रहा है मोगा चेंबर ऑफ कॉमर्स के मैनेजर्स को? ये बंदा ऐसा बोल के सबसे पहले तो जो कि होलिये को देखता है और उसके पास रखे सॉर्ड को देख करके बोलता है, सॉरी भाई लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। जो कि सॉर्ड को देख करके डरते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस फैमिली के यंग मास्टर हो, लेकिन तुमने जो अभी बोला वो काफी ज्यादा ही रूड था। उन सभी बातों को अभी के अभी वापस लो। वैसे भाई लोग तुम लोगों को इसके डरने का कारण तो पता ही होगा। इस वर्ल्ड के अंदर मार्शल आर्टिस्ट की ज्यादा इज्जत है इन मर्चेंट से। तो मार्शल आर्टिस्ट चाहे तो इनकी कभी भी लंका लगा दे, कोई इनको पूछने नहीं आ रहा। खैर जो इस बंदे की बात को सुन के बोलता है, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा, भले ही तू जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स को किसी भी तरीके से क्यों ना देखो, ये लोग किसी भी तरीके से गलत नहीं है, तो फिर मैं अपनी बातों को वापस क्यों लूं? क्या डिफेक्टिव गुड्स को एक्सचेंज करना बायर्स का राइट नहीं है? जो कि बोलने के बाद पीछे से एक और बंदा बीच में उंगली करते हुए बोलता है, उन सभी गुड्स को रिप्लेस करना जो कि अपनी वैल्यू पहले ही खो चुके हैं एक अच्छे वैल्यू वाले प्रोडक्ट के साथ, वो क्या अच्छी बात है? जो जैसे इस बंदे की इस बात को सुनता है वैसे ही इसका भी ध्यान इस बंदे पे जाता है, जिस पर कि ये बंदा फर्दर एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, लेकिन सिल्वर्स के साथ गुड्स को एक्सचेंज करना वो एक अलग बात है। जरूर से ही ये काफी ज्यादा अच्छा तरीका है पोयंग लेक के मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट करने का, लेकिन इस तरीके को ऐसा कह सकते हो कि ये कभी भी बिजनेस में अप्लाई ही नहीं होगा। जो बोलता है, लेकिन इस तरीके के कंपटीशन से मार्केट और भी ज्यादा बड़ा और बड़ा होता जाएगा। जो की बात को सुन के ये बंदा मॉकिंग सी स्माइल के साथ जो से बोलता है, तुम इतनी अच्छी तरीके से ड्रेसअप हो करके कस्टमर्स के राइट्स के प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स रियलिटी में जो चाहती है वो ये है पोयंग लेक के मार्केट के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना। अब क्योंकि ये लोग नए नए मर्चेंट गिल्ड है, तो फिर ये एक तरीका है उनका पोयंग लेक के जितने भी लोग हैं उन सभी के दिलों को जीतने का, इसीलिए ये टेम्पररी लॉसेस बर्दाश्त करने के लायक है। वैसे वो जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का लीडर, जिसको कि जूनियर सॉर्ड गॉड भी कहते हैं, सच में वो काफी ज्यादा ही कमाल का बंदा है। जो बोलता है, भाई कंपटीशन का यही नेचर होता है, अगर तुम्हारा ओपोनेंट कोई ऐसी पॉलिसीज को लेकर के आता है जैसे कि एक्सचेंज और रिफंड, तो फिर तुम लोगों को भी कोई अच्छी खासी पॉलिसीज के साथ उनको अच्छी टक्कर देनी चाहिए। मार्केट में प्राइस के ऊपर कम्पीट करना ये तो बेसिक सा लॉजिक होता है, तो फिर आखिर तुम लोग सारा सारा इंजाम जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के ऊपर ही क्यों डाल रहे हो? इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारे अंदर ही कमी है, तुम अपने एबिलिटीज को सुधारो ना। ये बंदा जो को बोलता है, बेटे तेरे बात में एक दिक्कत है। जो बोलता है, क्या दिक्कत है बता? ये बंदा बोलता है, जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के जैसे इतने बड़े मर्चेंट गिल्ड के सामने ये जो छोटे छोटे मर्चेंट होते हैं वो इतने टेम्पररी लॉसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये छोटे छोटे मर्चेंट भी एक्सचेंज और रिफंड करने लगे तो फिर एक महीना तो छोड़ो, ये लोग 7 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। अभी के टाइम पे ये जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स जो कर रही है वो और कुछ नहीं, बस और बस अत्याचार है। वो कारण जिसकी वजह से जितने भी बड़े बड़े चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं वो अभी तक कॉमर्स के एथिक्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वो है एक साथ को एग्जिस्ट करना। अगर वो लोग भी प्रॉफिट के पीछे भागते तो फिर वो लोग जरूर से ही जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरह एक्ट करना शुरू कर देते बहुत ही पहले से। अभी के समय पे मर्चेंट वर्ल्ड में ये जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स जो कर रही है वो और कुछ नहीं, ग्रेट इविल है बस। जो इस बंदे की ऐसी बातों को सुन के अपने अंदर ही गुस्सा होते हुए सोचता है, मैं और इविल बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, जैसा कि इसने कहा कि मैं पोयंग लेक के मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट करके रखना चाहता हूं, लेकिन साथ में मेरे दिल के अंदर कस्टमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छी गुडविल भी है।
जो ऐसा सोच के इस बंदे को घूरते हुए बोलता है, क्या सच में वो ग्रेट मर्चेंट अपने दिल के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातों को रखते हैं? ये बंदा बोलता है, कौन सा ही ऐसा मर्चेंट होगा जो कि बिजनेस करने के तरीके को अपने दिल के अंदर नहीं रखेगा। जो बोलता है, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है कितना ज्यादा हार्ड होता है एक मर्चेंट के लिए प्रॉफिट के ऊपर गिव अप कर देना। वो लोग जिस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं वो कमर्शियल एथिक्स नहीं है, बल्कि वो लोग खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये लोग अपने सबऑर्डिनेट मैनेजर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, जो कि कस्टमर्स को डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे करके धोखे में रखते हैं, तो फिर उनके पास एनॉर्मस प्रॉफिट आता ही रहेगा और आता ही रहेगा। यहाँ पे दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं होती। जो ऐसा बोल के सबसे पहले तो अपने हाथ में रखा वाइन का ग्लास खाली करता है और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट प्रॉफिट के बारे में ही केयर करते हैं, वो बायर्स के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तुम लोग जो ऐसे विचारधारा वाले मर्चेंट्स को ग्रेट मर्चेंट बोलते हो, इनके पीछे ये ग्रेट शब्द का फिर मतलब क्या रह जाता है? जो कि इस बात को सुन के ये बंदा पूरी तरीके से भड़क जाता है और तेजी में खड़े होकर के बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? पर इसके तेजी में खड़े होने की वजह से इसका कपड़ा हिलता है और इसके पास से एक टोकन सभी लोगों को दिख जाता है, जिसको देख करके सारे के सारे लोग ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भाई लोग वो टोकन होता है ग्रेटेस्ट मर्चेंट ग्रुप अंडर दी हेवन, चिओनहुआ मर्चेंट ग्रुप का। इसीलिए सारे लोग इस टोकन को देख करके हैरान होते हैं और हैरानी में इस बंदे को ग्रीट करते हैं। वहीं जो चिओनहुआ मर्चेंट ग्रुप के बारे में सुन के हमें बताता है, ये भी एक बहुत ही बड़ी मर्चेंट ग्रुप है जो कि मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स को बिल्कुल राइवल करती है। एक इतनी ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेशंस के बीच में ट्रेड करती है। हालांकि ये लोग मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स के जैसे सिर्फ और सिर्फ पैसों के ऊपर ही फोकस नहीं करते हैं। चिओनहुआ मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करने के अलावा ढेर सारे भलाई के काम भी करती है। ये लोग सूखे के टाइम पे फार्मर्स को रिलीफ भी देते हैं और कई बार एपिडेमिक के टाइम पे फ्री में फिजिशियंस को भी उनको चेक करने को देते हैं। ऐसे ही ढेर सारी हार्ट वार्मिंग स्टोरीज इनके बारे में फैली हुई है। खैर, चिओनहुआ मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इतने ज्यादा साइनिंग जेट टोकन को कैरी करते होंगे, जिसका मतलब यही है ये बंदा चिओनहुआ के अंदर भी काफी ज्यादा हाई पोजीशन पे होगा। अब भाई जो का ऐसा सोचना ही होता है कि उसी के बगल में खड़ा एक बंदा इसको देख करके हिचकिचाते हुए बोलता है, तो फिर क्या आप यंग मास्टर सो चिओनहुआ हैं? वहीं भाई इस बंदे के ऐसा बोलने के बाद हमें इसके डिस्क्रिप्शन को दिखाया जाता है, जिसके डिस्क्रिप्शन में इतना ही लिखा रहता है, सो चिओनहुआ डैम हुई। तो इसीलिए हम इसको चिओनहुआ कहेंगे, क्योंकि सो जो नाम है वो हमारे फैमिली हेड का नाम है। वहीं बगल में बैठा जो सो चिओन को देख करके सोच रहा होता है, चिओनहुआ मर्चेंट ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा, जिसको कि मर्चेंट वर्ल्ड के अंदर एक प्रोडिजी कहा जाता है, जिसकी स्किल्स और बिजनेस सेंस इसके फादर को भी इवन सरपास करती है। सो चिओन जो से एरोगेंटली बोलता है, तुमने मेरे सामने मर्चेंट्स के बारे में जो इतने गलत गलत शब्द बोले, उन सभी शब्दों की तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो बोलता है, तो अंत तक तुम इस बात को डिनाई ही करने वाले हो, कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। हाँ, जो कि यूं एरोगेंस और कंपोजर को देख करके सो चिओन बोलता है, क्या तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो? जो इस बात को सुन के अपने सीट से खड़ा होता है और अपने पास रखे दारू की बाटली को उठा करके सो चिओन के पास जाता है और एकदम प्लेफुल अंदाज में बोलता है, बाबू तो का दारू पीनी है, हमारा पास कोई फ्रेंड नहीं है आज। सो चिओन बोलता है, मुझसे यूं बदतमीजी से बात करना बंद कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जो बोलता है, कुत्ता भी अपनी गली के अंदर शेर होता है, वैसे तू मुझे ये बता कि तू गैंग्सो के अंदर आया क्यों है? सो चिओन जो को यूं इतने ज्यादा करीब आकर के बात करता देख करके डिस्कस्ट होकर के जो को गाली दे देता है, लेकिन जो भाई इसकी बातों का बुरा नहीं मानता और प्यार से ही बोलता है, अबे मैं तो बस तेरे से दारू पीने को बोल रहा था, तो फिर तू इतनी सारी बातें क्यों कर रहा है? हम लोग तो बस सेम एज के ही दिख रहे हैं, तो फिर क्यों ना आपस में दोस्ती कर ले। जो कि इस बात को सुन के भाई सो चिओन और चिढ़ जाता है और ये अपने बंदे बुलवा लेता है जो को पिटवाने के लिए। और भाई इसके गार्ड्स भी क्रिस के जैसे दरवाजा तोड़ करके एंट्री करते हैं और इसके सामने आकर के बोलते हैं, प्लीज ऑर्डर दीजिए बॉस। जो बोलता है, अबे मैं तो बस तेरे से एक दो जाम पीने को ही बस बोल रहा था, तू यहाँ पे अपने बंदे क्यों बुला लिया? वहीं भाई जो कि इस बात को सुन के सो चिओन का जो बंदा होता है उसको बुरा लगता है और ये अपने स्वॉर्ड निकालने को आगे बढ़ता है, जिसको देखते के साथ ही जो एकदम सीरियस होकर के बोलता है, क्या तू सच में ये करने को जा रहा है? वेट भाई लोग, इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले एक एक्स्ट्रा पैनल जहाँ पे बैगर सेज ईलोंग के पास आते हैं और बोलते हैं, मुझे ये बताओ चेयरमैन जो हुआई कहाँ
यहाँ पे हैं, मुझे उनसे कुत्ता पीटने वाला लकड़ा लेना है। ईलोंग इस पे बेगर सेज को जवाब देता है, उसने कहा कि उसका दिमाग खराब हो रखा है, इसलिए अपने दिमाग को हल्का करने के लिए पोएंग लेक के अंदर घूमने को चला गया। जो कि वार्निंग देने के बावजूद भाई ये जो सोचैन के टट्टे होते हैं ये अपने तलवार को निकाल लेते हैं, जिसको देखते के साथ ही जो स्माइल करता है और अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है स्वॉर्ड लेविटेशन की हेल्प से और इस बंदे के गले पे रख देता है, जिसको देख करके भाई इस गार्ड की तो पूरी तरीके से फट रखी होती है। इतने में जो बोलता है जल्दी से जल्दी अपने वेपन को नीचे रख, नहीं तो खून में नहाने को तैयार हो जा। जिसको देख करके इन गार्ड्स के पास भी भाई कोई चारा नहीं बचता, ये लोग भी अपने वेपन्स को नीचे रख देते हैं। जिसको देख करके भाई जो हंसते हुए बोलता है, जरा देखो तो सही इन लोगों को, यही होता है जब तुम मार्शल आर्टिस्ट को पैसों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। इनके मास्टर ने एक भी ऑर्डर भी नहीं दिया और अभी ये लोग अपने वेपन को विड्रॉ कर लिए। दूसरी तरफ भाई ये सीन को देख करके और जो कि डायलॉग को सुन करके सोचैन की बड़ी ही जलती है, जो इसके जले के ऊपर और ज्यादा मिर्ची छिड़कते हुए बोलता है, तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, ये मार्शल आर्टिस्ट के लाइफ को कभी भी नहीं खरीद सकता, भले ही तुम च्योन हुआ क्यों ना हो, तुम भी बस एक मर्चेंट ही रहोगे। जो जितने में इन सभी बातों को बोल रहा होता है उतने में सोचैन सोच रहा होता है, स्वॉर्ड क्यूआई कंट्रोल एब्सोल्यूट रियलम को सिंबलाइज करती है और इस लेवल पे पहुंचने वाला इतनी यंग एज में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है। सोचियोन ऐसा सोच के जो से बोलता है, क्या तू ही जूनियर स्वॉर्ड गॉड है? जो बोलता है, हाँ बेटे। सोचैन ये सुन के सोचता है, तो तेरे कहने का मतलब है सेंट्रल प्लेन्स का 8th मार्शल थ्रोन यूं ही सड़कों के ऊपर मौज मस्ती काटता हुआ घूम रहा है, और स्पेशली क्योंकि तू लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड का डिसाइपल है, वैसे भी मैं तेरे को बहुत ही ज्यादा लंबे समय से एडमायर करता हुआ आ रहा हूँ। जो बोलता है, अगर तेरे जैसा बंदा पर्सनली गैंग्सो के अंदर आया है तो फिर जरूर से ही ये मैटर मेरे से ही रिलेटेड होगा। सोचियोन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स को ही विजिट करने के लिए आया हुआ था। जो बोलता है, देखा, इसलिए तो मैं पहले से कह रहा था आजा दारू पीते पीते बात करते हैं। जो कि ये बोलने के बाद हमें भाई सोचियोन के बंदे का सीन दिखाया जाता है, जो कि जो को देख करके काफी ज्यादा ही हैरान हो रखा होता है, क्योंकि भाई ये बंदा भी जो को काफी ज्यादा ही एडमायर करता है। और इसका रीजन तुम लोगों को पता ही होगा, क्योंकि भाई सिंगल हैंडेडली जो ने डार्क हेवन एसोसिएशन को वाइप आउट करके रख दिया था। और भाई क्योंकि यही किस्सा चारों तरफ फैला हुआ है, तो फिर सारे लोग इसी बात से जो को एडमायर करते हैं काफी ज्यादा। जो की आइडेंटिटी रिवील होते के साथ ही ये गार्ड भी जो को ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं हूँ कांग हाई, कैप्टन ऑफ च्योनहुआ मर्चेंट ग्रुप स्क्वाड। मैं आपको बहुत ही लंबे समय से एडमायर करता हुआ आ रहा हूँ जूनियर स्वॉर्ड गॉड। जो बोलता है, ऐसे पोलाइट से सैल्यूट बड़े भाई नैनगॉम के लिए बचा के रखो, वो प्रोबेबली इस चीज को काफी ज्यादा ही पसंद करे। जो के मुंह से भाई जियांगहो के बारे में सुन के तो ये गार्ड पूरी तरीके से हैरान हो रखा होता है। अब भाई हैरान हो भी क्यों ना, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ना तुम्हें एक के ऊपर एक हॉलीवुड हीरोइन के साथ मिलने का मौका मिल गया हो। जो बोलता है, तुम लोग उनसे जरूर ही जल्दी मिलोगे, तो इस बारे में चिंता मत करो, लेकिन क्या तुम लोग अभी के लिए यहाँ से बाहर जा सकते हो, क्योंकि लोग यहाँ पे भाई खाना खा रहे हैं, उनको अनकंफर्टेबल हो रहा है। जो कि इस बात को सुन के ये गार्ड्स भी भाई बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद जो अपने डिस्गाइज को हटाता है और टेबल पे बैठ करके सोचैन से बोलता है, अब हम लोग शांति से ड्रिंक कर सकते हैं। जो कि इस बात को सुन के भाई सोचैन के पास अब चारा ही क्या बचा है, ये अपने कांपते हुए हाथों के साथ कप को आगे बढ़ाता है दारू को लेने के लिए। वहीं भाई जो इसके कप में दारू डालते हुए बोलता है, लेकिन तेरे हाथ भाई इतने ज्यादा कांप क्यों रहे हैं? अब भाई ये ऑब्वियस सी बात है, सोचैन अपनी फटी चड्डी थोड़ा ही दिखाएगा, ये अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाते हुए बोलता है, अबे कौन कांप रहा है, यहाँ तो बस थोड़ी सी ठंडी हो रही है। जो बोलता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे थोड़ा सा डर लग रहा है? सोचैन बोलता है, बकवास करना बंद कर। जो बोलता है, लेकिन मुझे क्यों दिख रहा है कि तू काफी ज्यादा टफ एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो कि बोलते के साथ ही भाई सोचियोन जैसे उस दारू का गिलास का एक सिप लेता है, वैसे ही भाई इसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है, जिसको देख करके जो हंसते हुए बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे दारू नहीं पीना चाहिए था, ये गैंग्सो का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेमस लिकर है। लेकिन भाई सोचैन एक शॉट लेते के साथ ही सीधा पॉइंट पे आकर के जो से सवाल पूछते हुए बोलता है, मैं तुमसे सीधा सवाल पूछूंगा और तुम इसका जैसे मर्जी चाहे वैसे आंसर दे सकते हो। सांगसी के अंदर ताइवान में, सैंडोंग के अंदर टाइआन में, हीवाई के अंदर ग्योन किंग में, गैंग्सो के अंदर डानियान में, हैनान के अंदर सीमी में, हीवाई के अंदर
हुआन गैंग में। हम इन सभी जगहों के ऊपर चियानहुआ मर्चेंट ग्रुप के एक ऑफिस ब्रांच को ओपन करना चाहते हैं। सो चैन की इन बातों को सुन के जो सोचता है ये जितनी भी जगह है वो सारी मोजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बॉर्डर टेरिटरी हैं। तो मोजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अभी के टाइम पे फैले हुए केओस का इस्तेमाल करना चाहते हो और इसको पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते हो। सो चैन बोलता है मुझे यहाँ पे आने से पहले ही पता था यहाँ पे मोजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जितना भी केओस चल रहा है वो सारा कुछ जूनियर स्वॉर्ड गॉड से ही रिलेटेड है। जो इस बात को सुन के सोचता है इवन मेरे जोकलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको भी मेरे मूव्स के बारे में पता नहीं चलता। मेरे जितने भी एक्शंस होते हैं वो एक्सट्रीम डिस्गाइज में किए जाते हैं। तो फिर आखिर इस मैटर के बारे में चियानहुआ मर्चेंट ग्रुप को कैसे पता चला? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाइट बटरफ्लाई ने मेरे बारे में इनको कोई इन्फॉर्मेशन लीक की हो। सो चैन बोलता है यहाँ पे घटनाओं के जितने भी क्रम है उसके हिसाब से जोकलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही वो कारण है जिसकी वजह से मोजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभी कोलैप्स कर रहा है। तो फिर क्या आप इस बात से अभी डिनाई करने वाले हैं? जो बोलता है ना बेटा तू बोलते रहे। सो चैन बोलता है नॉर्मली जूनियर स्वॉर्ड गॉड की अभी जो पोजीशन है उसके हिसाब से आप तो फोर्सफुली और बड़े ही आसानी से मोजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जितनी भी टेरिटरी है उन सभी को कंट्रोल कर लेते और अपने फोकस को ये करते ही कहीं और शिफ्ट कर लेते। यही चीज तो आपने गैंग्सो के साथ किया था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही आपने जब गैंग्सो के अंदर इतना ज्यादा जोश दिखाया था तो फिर आप मोजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर कब्जा करने में इतने ज्यादा स्लो क्यों हैं और इसको पाने के लिए इतने ज्यादा स्कीमें चल रहे हैं? जो बोलता है अब तुम इसके बारे में ऐसा मत सोच लेना कि मोजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ ज्यादा ही बड़ा है जिसको कि मैं अकेले स्वेलो तक नहीं कर सकता। सो चैन बोलता है क्या आपका कहने का मतलब है ऐसा नहीं है? जो बोलता है बेटे अपना बाजा चालू रखे इसको बंद मत कर। सो चैन बोलता है मोजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल हमारे चियानहुआ के ही बराबर है। इनके कनेक्शंस जो है इंपीरियल फैमिली गवर्नमेंट ऑफिशियल और मिलिट्री के साथ वो काफी ज्यादा ही एक्सटेंसिव है। इसीलिए नेचुरली जब तक मोजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी कोलैबोरेटर्स है वो सारे एक्नॉलेज नहीं कर लेते तब तक मोजिन के ऊपर टेक ओवर करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। ये जो स्पाइडर वेब के जैसे इनका इंटरेस्ट ऑफ नेटवर्क है वो मोजिन से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब तक ये लोग पूरी तरीके से चीजों को नहीं समझ जाते ये लोग आपको एक भी एक्शन लेने ही नहीं देंगे। जो सोचियोन की इतनी बातों को सुनकर सोचता है ये आधी बात सही बोल रहा है और आधी बात गलत। अगर मैं गु युनचियोन के लेजर्स को अकेला सिक्योर कर लूं तो फिर इनमें से ज्यादातर जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएगी। और रही बात कि मैं इस मामले के अंदर पर्सनली आगे क्यों नहीं आ रहा हूं तो फिर इसका एक ही कारण है इन सभी के पीछे जो टोंगचोन वेनरेबल है कहीं उनका ध्यान मेरे ऊपर ना आ जाए। और तुम्हें तो इसके बारे में पता ही नहीं है मैं मोजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पहले से ही नाइट बटरफ्लाई के थ्रू टेक ओवर कर रहा हूँ। जो ऐसा सोच के सोचियोन से बोलता है तो तेरे कहने का मतलब है हम इतने बड़े चंक को साथ में मिलके खाएं? सोचियोन बोलता है तो फिर क्या आप चियानहुआ के पावर को पूरी तरीके से अंडरस्टिमेट कर रहे हैं? चियानहुआ के भी कनेक्शन है इंपीरियल फैमिली और गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो कि मोजिन के साथ भी कनेक्टेड थे और इसके अलावा मिलिट्री के अंदर भी हमारे कुछ बंदे भरे हुए हैं। अगर हमें बस थोड़ा सा ही समय मिले तो हम इनके जितने भी इंटरेस्ट वीकनेस और ट्रेड टर्म्स हैं उन सभी को कब्जा लें। जो बोलता है इक्विवेलेंट एक्सचेंज मर्चेंट के बीच का लॉ होता है। तुम मेरी हेल्प के बदले में क्या डिमांड चाहते हो? सोचन बोलता है ज्यादा कुछ नहीं मोजिन का आधा हिस्सा। जो भाई ये सुनते के साथ ही गुस्से में सोचता है तू हरामी चोर कहीं के। मैंने सीमा क्लैन में घुस करके वहां से एनलाइटमेंट हासिल किया और उस घटिया बकवास फालतू सी दाढ़ी को बार बार अपने चेहरे पे लगाया और उस रेडिएंट स्पिरिट गॉड के साथ इतना ज्यादा खतरनाक बैटल किया जो कि डिवाइन थ्रोन के डिसाइपल होने का क्लेम करता था। इन सभी मुसीबतों से गुजरूं मैं और अंत में जो एक बड़ा चंक है वो तुम खा जाओ। जो भाई ऐसा सोचते के साथ ही बोलता है ना भाई ना हमारी पार्टनरशिप यहीं पर ही खत्म होती है। रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। सोचैन बोलता है हाँ तो फिर 40% के बारे में क्या ख्याल है? जो बोलता है अबे हरामी आदमी तेरे लिए 20% भी ज्यादा है। सोचैन ये सुनते के साथ ही गुस्से में बोलता है जोकलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स भले ही बड़ा हो लेकिन ये पूरे पूरे वर्ल्ड का थोड़ा ही सामना कर सकता है। आप भले ही हीफाई और गैंग्सो के अंदर रूल करते हो लेकिन क्या आप सच में मोजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अकेले कैप्चर
कैप्चर कर सकते हो। जो एरोगेंटली बोलता है शायद से। सोचेन बोलता है क्या आपके कोई भी कनेक्शन है इंपीरियल फैमिली के अंदर? एम्परर के जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सभी को हैंडल करना इन सभी मामूली से मिलिट्री कमांड को हैंडल करने से काफी ज्यादा ही डिफरेंस है। बिना इनकी हेल्प के आपको क्या लगता है जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स यहाँ से कुछ ज्यादा एक्सपेंशन कर पाएगी पूरी दुनिया के अंदर? जो बोलता है शायद से हम लोग ऐसा कर लें। सोचैन बोलता है इम्पॉसिबल, आपका ये सपना तो सपने में भी पूरा नहीं होने वाला है। जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स तो इंडिया तक भी नहीं पहुंच पाई है, तो बाकी सारी जगहों के बारे में तो भूल ही जाओ। यस भाई लोग, तुम लोगों ने गलत नहीं सुना, इस वाले मानवा के अंदर यहाँ पे इंडिया का मेंशन हुआ है तियानजुई के नाम से। जो सोचैन की बात को सुन के हैरान होते हुए बोलता है तो तुम ओवरसीज ट्रेड्स में भी एंगेज्ड हो? जो कि इस बात को सुन के भाई सोचैन खुश होते हुए बोलता है अब आपको समझ में आ रहा है च्योनहुआ मर्चेंट ग्रुप को इतना ज्यादा प्रेस क्यों किया जाता है। हमारे वेयर हाउसेस के अंदर ढेर सारे स्पाइसेस और पेपर्स यूं ही भरे पड़े हुए हैं। जो ये सुन के भाई एक्साइटेड होते हुए बोलता है हाँ तो क्या ख्याल है कि तुम लोग इन सभी चीजों को जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स को भी बेचो, मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दूंगा। सोचन बोलता है ना भाई ना। जो भाई ये सुन के गुस्सा होते हुए सोचता है जैसा कि इसने कहा जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स अभी भी प्रोविंशियल स्केल पे ही ऑपरेट कर रहा है। ये च्योनहुआ मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन तो अभी काफी ज्यादा ही पीछे है, जिनके पास एम्पायर टू एम्पायर ट्रेड करने की कैपेसिटी है। जो इस बात को सोच के सोचैन से बोलता है यहाँ पे डील में कुछ और चीजों को ऐड करो, जैसे कि तुमने अभी मेंशन किया इंडिया तक का ट्रेड रूट, तुम उसको हमारे लिए भी ओपन करो। और इसके अलावा हमें सिल्क रोड के अंदर भी एक स्लॉट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही करके तुम मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स का आधा हिस्सा ले सकते हो। सोचैन जो के कंडीशन को सुन के भड़कते हुए बोलता है क्या इंडिया तक का ट्रेड रूट और सिल्क रोड तुम्हें पता भी है? ये कितनी ज्यादा बड़ी एक अचीवमेंट वाली बात है सेंट्रल प्लेन्स के किसी एक मर्चेंट ग्रुप के लिए सिल्क रोड को सिक्योर करना। जो बोलता है हाँ मुझे पता है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है गोल्ड के पहाड़ को खड़ा करने का, जिसकी हेल्प से तुम बस सेंट्रल प्लेन्स के एम्परर को ही नहीं वेस्टर्न रीजन के जो नोबल्स और किंग्स है उनसे भी जाकर के इंटरेक्ट कर सकते हो, जो कि सेंट्रल प्लेन्स के जितने भी मर्चेंट ग्रुप होते हैं उन सभी का अल्टीमेट ड्रीम होता है। सोचैन बोलता है और तुझे इस चीज के बारे में पता होने के बावजूद तो इन सभी चीजों का डिमांड कर रहा है। जो बोलता है क्योंकि मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स का आधा हिस्सा उतना वर्थ रखता है और यही वह वजह है जिसकी वजह से सो च्योनहुआ इतनी दूर तक ट्रैवल करके गैंगसो तक आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज के लिए काफी ज्यादा ही क्यूरियस हूँ। सो च्योन बोलता है अब क्या है? जो बोलता है मैं ये सोच रहा था सो च्योनहुआ के पास क्या इतनी अथॉरिटी है जो कि मेरे से जूनियर स्वॉर्ड कोड से डायरेक्टली आकर के नेगोशिएट कर रहा है। ऑनेस्टली अगर तुम्हारे पास उस लेवल की पावर ही नहीं है तो फिर हमारी ये ड्रिंकिंग सेशन का फायदा ही क्या है? जो कि इस बात को सुन के तो भाई सोचन को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। ये गुस्से में सोचता है मैंने सोचा था मैंने ढेर सारे रेजर शार्प डील को क्रैक किया हुआ है तो फिर ये डील भी काफी ज्यादा ही आसान होगा, लेकिन इसके इतने छोटे से प्रोवोकेशन के ऊपर मैं इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? आखिर ऐसा क्यों है? इस हरामी की जैसे ही मैं इस्माइल को देख रहा हूँ उसी मोमेंट मुझे हद से ज्यादा गुस्सा आ जा रहा है। जो बोलता है जरा तुम ही इसके बारे में सोचो, मुझे उस बंदे के साथ में ड्रिंकिंग सेशंस करने का फायदा ही क्या है जिसके पास की कुछ पावर ही नहीं है? मुझे उस चीज से क्या ही फायदा होगा? सोचें तो भाई ये सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से गुस्से में ही बोलता है चल फिर ठीक है सिल्क रोड को इस डील से हटा, लेकिन मैं तुझे इंडिया तक का ट्रेड रूट देने को तैयार हूँ। सोचन के इस बात को सुन के भाई जो एकदम कैजुअल स्माइल के साथ बोलता है ओ सो च्योनहुआ के पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी है? सोचन बोलता है अबे तू क्या मेरे से मजाक कर रहा है? मैं सो च्योनहुआ हूँ, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू अपने प्रॉमिस के ऊपर खरा उतरे। मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स का आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। जो बोलता है कोई बात नहीं भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ। जो भाई ये बोल के हंसते हंसते सोचता है भाई मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांच ओपन करने के लिए अग्री हुआ हूँ, कंपटीशन पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर ही है। क्या सच में च्योनहुआ मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स और मोजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स के गुड्स को एक साथ हैंडल कर पाएगी? है
सेंट्रल प्लेन्स के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनको पागल बनाना कितना ज्यादा आसान है। सो ना भाई लोग जो कि ऐसा सोचते के साथ ही इनका कन्वर्सेशन यहीं पर ही खत्म होता है और ये सारे के सारे इनसे बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पे जाते जाते सोचन सोच रहा होता है। अब अगर मैं शांत दिमाग से ध्यान से सोचूं तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पानी में कुछ ज्यादा ही गहरा उतर चुका हूँ, लेकिन अब जब मेरे मुंह से बातें निकल ही चुकी है तो मैं अब इनको वापस नहीं ले सकता। इसीलिए मुझे बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालना पड़ेगा इस नेगोशिएशन से, जिससे कि मेरा थोड़ा सा लॉस रिकवर हो जाए। अब भाई सोचन के ऐसा सोचते सोचते ये लोग जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनको एक बहुत ही बड़ी भीड़ जमा हुई दिखती है, जिस देख करके जो भीड़ को चीरते हुए आगे जाता है ये देखने के लिए यहाँ पे चल क्या रहा है। तो फिर जो को वहाँ पे दिखता है सीमा क्लैन का कैरेज, जिसको देख करके जो सोचता है आखिर ये लोग यहाँ पे इतना ज्यादा लेट क्यों आ रहे हैं, कहीं ये मेरे स्कीम की वजह से तो नहीं है। सीमा फैमिली के यंग मास्टर सीमा जंग को व्हाइट फ्लैग के साथ फैमिली छोड़े हुए बहुत ही लंबा समय हो चुका है। एक यंग लॉर्ड जो कि ग्रेटेस्ट फैमिली अंडर द हेवन के टाइटल के अंदर जिया है, जिसको कि बड़े ही लाड प्यार से बड़ा किया गया है, शायद से इसीलिए ये दिन दहाड़े एक कैरेज को व्हाइट फ्लैग के साथ चला करके नहीं ले जा सकता, क्योंकि काफी ज्यादा ये ह्यूमिलेटिंग है। इसी कारण की वजह से शायद से ये सिर्फ और सिर्फ रात में ही ट्रेवल करता होगा, जब कोई भी लोग रास्ते पे नहीं होते होंगे। वहीं पर ही वो रीजन जिसकी वजह से ये लोग व्हाइट फ्लैग को कैरी करते हुए आ रहे हैं, वो कोई वॉरियर का डिफीट नहीं है बैटल में, बल्कि ये लोग जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स से माफी मांगने के लिए आए हैं अपने करतूतों के लिए। इसीलिए किसी ऐसे बंदे के लिए जो कि एक डिवाइन मार्शल फैमिली के अंदर पैदा हुआ है एक वॉरियर की तरह, उनके लिए उनकी प्राइड काफी ज्यादा ही मैटर करती है। इसीलिए ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होंगे। जो भाई ऐसा सोच के भीड़ में छुपना बंद करता है और खुद से आगे जाकर के कैरेज के पास पहुंच जाता है, जिसको देख करके सीमा फैमिली का यंग मास्टर भी अपने पर्दे को हटाता है और कैरेज से बाहर आता है। जो सीमा जंग को देख करके सोचता है लिटिल ड्रैगन बैंक्वेट से लेकर के अब तक मैंने काउंटलेस जियांगू के जीनियसेस को देखा है, लेकिन उन सभी में से भी ये सीमा जंग सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है। सच में ये बिल्कुल मेरे साले के ही बराबर है, ट्रूली एक ग्रेटेस्ट फैमिली का एल्डेस्ट सन। अब भाई तुम लोगों ने जो का पर्सपेक्टिव तो देख लिया, अब हमारे मार्शल गॉड की तरफ चलते हैं, जहाँ पे भाई वो तो अपना सर पीट रहे होते हैं कि उन लोगों ने अपने ही डिसेंडेंट के साथ बहुत ही बड़ा तगड़ा वाला स्कैम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अपने एल्डर काव का और जो फैमिली के जितने भी एंसेस्टर हैं वो सारे भाई दांत फाड़ फाड़ के हंसे जा रहे हैं और अपनी बड़ाइयाँ करने में पूरी तरीके से लगे पड़े हैं। दूसरी तरफ जो इनकी हरकतों को देख करके सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि मैं एक स्ट्रीमर बन चुका हूँ। डेली ये लोग मेरे लाइफ को देखते हैं और पॉपकॉर्न खाते हुए मस्त मजे लेते हैं। लेकिन हे व्यूअर्स, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करो और भी आगे की वीडियोस देखने के लिए। जंग जो के सामने आता है और पोलाइटली बाव करके जो से बोलता है, मैं हूँ सीमा फैमिली से सीमा जंग। जंग के ग्रीटिंग देने के बाद जो भी जंग को ग्रीट करता है और उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसको सुनने के बाद जंग बोलता है, आज हम यहाँ पे जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स से माफी मांगने के लिए आए हैं। पिछली बार हमारे फैमिली की तरफ से जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए। जो जंग के माफी मांगने के तरीके को देख करके सोचता है, ये काफी ज्यादा ही अजीब है। साला तुम लोग यहाँ पे व्हाइट फ्लैग लेकर के मुझसे यहाँ पे माफी मांगने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारी बातों को सुन करके ऐसा लग रहा है तुम लोगों ने यहाँ पे जो बखेड़ा शुरू किया था उसके लिए तुम्हें दुखी हो रहा है, ना कि तुम लोग उसके लिए अपोलोजाइज कर रहे हो। वाह क्या बात है, ये लौंडा तो बातों का शेर निकला। ये यहाँ पे मेरे से अपोलोजाइज करने के लिए आया है अपने फैमिली के डिग्निटी को बचाते हुए। शायद से ये पूरे रास्ते इन सभी लाइनों को ही रिपीट करते हुए आया है कि किस तरीके से और किस टोन में इसको बोलना है। अब भाई जो ऐसा क्यों सोच रहा है मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे जो सीमा जंग है वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि ये जो से माफी भी मांग लेगा और अपने फैमिली की डिग्निटी को भी बचा लेगा, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे द ग्रेट सीमा फैमिली किसी के सामने माफी मांगने के लिए आई हुई है। खैर जंग के माफीनामे को देख करके जो बोलता है, ये सिचुएशन यहाँ पे बातचीत करने के लिए ठीक नहीं है। अभी के लिए सारे तुम लोग अंदर जा करके आराम क्यों नहीं करते? यहाँ पे ऐसी बहुत सारी आंखें हैं जो कि तुम्हें देख रही है। जो के ऑफर को सुनकर जंग मना करते हुए बोलता है, मैं यहाँ पे जिस काम के लिए आया था वो काम मैंने कर दिया, तो इसीलिए मैं अभी के लिए यहाँ से जाता हूँ। जंग भाई ऐसा बोल के वहाँ से जा ही रहा होता है कि उतने में पीछे से जो बोलता है, इतने समय से तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स और हॉर्सेस रात में ट्रैवल कर करके
काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके होंगे, क्यों ना तुम लोग कुछ समय का आराम कर लो और पहले रिकवर हो जाओ, उसके बाद वापस चले जाना। जंग जो की बातों को सुन के हैरान होते हुए सोचता है आखिर इसको कैसे पता चला कि मैं सिर्फ रात में ही ट्रैवल करता था, कहीं ऐसा तो नहीं ये पूरे रास्ते हमारे ऊपर नजर रखते हुए आया है। जंग भाई ऐसा सोच के हड़बड़ा करके एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कौन से नाइट में ट्रैवल करने वाली बात, तुम ये क्या बोल रहे हो, हम लोग रात में ट्रैवल क्यों ही करेंगे। जो बोलता है हाँ तो फिर तुम्हारी ये घोड़ों के जो पीपल हैं वो इतने ज्यादा फूले फूले से क्यों है, ऐसा तो तभी होता है जब तुम बहुत ही लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस में ही ट्रैवल करो और अचानक से इनके फेसेस के ऊपर सनलाइट पड़े। जंग जो से चिल्लाते हुए बोलता है भले ही कुछ भी हो मैं वापस जा रहा हूँ। पीछे से जो बोलता है ऊपर ऊपर से अपने एनवॉयज को भेजना सेलिब्रेशन पार्टी में, वहीं पीछे से अलायंस के साथ मिलके स्कीमें रचने वाली बात अगर पूरे जियांगो को पता चलेगी ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं जो ये कह रहा हूँ वो सभी के हित के लिए ही कह रहा हूँ, बस तुम लोग कुछ समय का इंतजार कर लो या फिर ऐसा है कि तुम लोग पहले से ही कुछ और सीडी प्लेटिंग कर रहे हो। जंग पीछे मुड़ के गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अलायंस के साथ साथ ग्रेटेस्ट फैमिली अंडर द हेवन को थ्रेटन करने की हिम्मत कर रहे हो। जो बोलता है वेल तुम्हें क्या इस तरीके से सुनाई दे रहा है तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम जरा खुद से ही इसके बारे में सोच लो। एक तरफ जो जहां भाई जंग के पूरी तरीके से मजे लेने में लगा पड़ा है, वहीं सोचन इनकी कन्वर्सेशन को देख करके सोच रहा होता है भले ही ये जूनियर स्वॉर्ड गॉड क्यों ना हो लेकिन ग्रेटेस्ट फैमिली के यंग लॉर्ड से इस तरीके से बात करना क्या सच में ठीक है। सोचन के ऐसा सोचते के साथ ही जंग का एक बॉडीगार्ड बोलता है हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, प्लीज इन्हीं को फॉलो कीजिए। मतलब कि भाई इसके बातों से मान जा, नहीं तो ये जो कि है ना लुंगी उतार करके तक बेच देगा। जंग भाई अपने गार्ड के एडवाइस को सुन के ना चाहते हुए भी बोलता है ठीक है मैं एक दिन सिर्फ और सिर्फ एक दिन रहने के लिए तैयार हूँ। बस क्या भाई इनके ऐसे बातचीत के साथ ही सीमा फैमिली का जितना भी काफिला होता है वो जो फैमिली मैनर के अंदर चला जाता है और फिर इसी के साथ हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैगर से फाइनली जो को ढूंढ के बोलते हैं चेयरमैन जो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि आपको मुझे रिटर्न करना है। जो बैगर से इसको देख करके हैरान होते हुए सोचता है अरे हाँ वो कुत्ता पिटने वाले डंडे के बारे में तो मैं भूल ही गया था। सोचन बैगर सेज को देख करके हैरान होते हुए सोचता है क्या ये बंदा बैगर सेक्ट का एक एल्डर है। इवन बैगर सेक्ट को भी अपने इन्फ्लुएंस के अंदर में रखना सच में जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो पावर है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर जा रही है। जो बैगर सेज को देख करके जंग और सोचन से बोलता है मैं आप लोगों से कुछ समय बाद बात करता हूँ, प्लीज आप लोग सबसे पहले गेस्ट हॉल की तरफ जाइए। उन सभी के फिर वहां से चले जाने के बाद बैगर सेज जो से बोलते हैं ये मैटर सिंपल ही वो कुत्ता पीटने वाले लकड़े को रिटर्न करने से ही खत्म हो सकता है, इसलिए इसको इतना ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। जो भाई ये सुन के दुखी होते हुए पूरी ईमानदारी से वाई योंग वेनरेबल और खुद के फाइट के बारे में बताता है, जिस फाइट के समय ही कुत्ता पीटने वाला लकड़ा था वो पूरी तरीके से डस्ट बन के उड़ गया था। जो कि इस कहानी को सुन के बैगर सेज गुस्से में जो के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है कि हुआयोन वेनरेबल इन सभी कांडों के पीछे था, लेकिन वो कुत्ता पीटने वाला लड़का एक ट्रेजर है जो कि बैगर सेक्ट के जनरेशन से पास डाउन होता हुआ आ रहा है। लेकिन अब जब वो सेक्ट लीडर का सेक्रेट रेलिक जा चुका है तो फिर तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से लेने वाले हो। अब भाई जो इस बात पे कुछ सफाई देता इससे पहले ही बैगर से चिल्लाते हुए बोलते हैं एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, बैगर सेक्ट और तुम्हारा जोकलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स अभी से एक दूसरे की एनिमी है। मैं बैगर सेक्ट की तरफ से तुम्हारे ऊपर वॉर डिक्लेयर करता हूँ, भले ही मैं अभी एब्सोल्यूट रियलम में नहीं हूँ लेकिन मैं तुमसे मौत तक फाइट करूंगा। बैगर सेज को इतना ज्यादा भड़कता देख करके भाई जो तो सबसे पहले इनको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इसका कुछ फायदा ही नहीं होता तो फिर ये अपने बुड्ढों से कुछ हेल्प मांगता है। अब भाई एमसी कुछ बोले और यहाँ पे प्लॉट आर्मर ना हो, कभी ऐसा हुआ है क्या। डीमन गॉड जो से बोलता है हाँ मुझे एक के बारे में पता है। जो बोलता है क्या है वो, अगर आप मुझे इसके बारे में अभी बता देंगे तो फिर मैं आपको बाद में एक फेवर दे दूंगा। डीमन गॉड बोलता है इसको द नॉर्थन हेवन 8 इमोर्टल ड्रंकन फिस्ट कहते हैं। उस समय पे वो सेक्ट लीडर एब्सोल्यूट रियलम पे हुआ करता था जिसको मार के मैंने ये टेक्निक लिया था। अब भाई जितने में जो डीमन गॉड से बात करने में बिजी होता है उतने में बैगर से इसका पारा और भी ज्यादा हाई हो जाता है। ये गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिर तुम इतने ज्यादा खामोश क्यों हो, मुझे जवाब दो, आखिर तुम इसका किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो। जो भाई बैगर सेज की आवाज को सुन के होश में आता है और बोलता है चलिए फिर ठीक है मैं आपको नॉर्थन हेवन 8 इमोर्टल ड्रंकन फिस्ट देने के लिए तैयार हूँ। आपको इसके बारे में एक पता ही होगा, यहाँ पे एक बैगर
सेक्ट लीडर हुआ करता था जो कि एब्सोल्यूट रियलम तक पहुंच चुका था। बैगर सेज ये सुन के बोलते हैं हाँ मुझे इस टेक्निक के बारे में पता है। बैगर सेक्ट के 8th सेक्ट लीडर इस चीज को प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद ये टेक्निक एक लॉस्ट मार्शल आर्ट बन के रह गई। आखिर तुम्हें इस मार्शल आर्ट के बारे में कैसे पता है? जो बोलता है अरे आप क्या इसके बारे में भूल गए, मेरे मास्टर कौन थे? बस इस बार आप इस इंसिडेंट को नजरअंदाज कर दीजिए और मैं आपको ये मैनुअल दे दूंगा। आप बहुत ही लंबे समय से पीक ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे अटके हुए थे और एब्सोल्यूट रियलम के अंदर नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए आप इतने मार्शल आर्ट मैनुअल्स के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हो रखे थे, क्यों है ना? चलिए फिर ठीक है, मैं आपको द नॉर्थर्न हेवन 8 इमोर्टल ड्रंकन फिस्ट को मास्टर करने में भी हेल्प कर दूंगा। अब भाई जो कि इस बात को जैसे ही बैगर सेज सुनते हैं ये तो पूरी तरीके से खुशी हो जाते हैं और एकदम खुशी हो जाते हैं और खुशनुमा अंदाज में बोलते हैं वो कुत्ता पीटने वाले लकड़े को तो दोबारा से बनाया जा सकता है। अभी बैगर सेक्ट को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एक एब्सोल्यूट रियलम के मार्शल मास्टर की। जो बोलता है चलिए ठीक है, फिर अगर आप रिसेप्शन हॉल में और ज्यादा लंबे रुकने के लिए तैयार है तो फिर मैं आपके लिए मैनुअल भी लेकर के आ जाऊंगा। जिस बात पे तो भाई बैगर सेज मन में गुनगुनाते हुए मान जाते हैं। वहीं अब अपने जो को एक और नया मार्शल आर्ट मैनुअल लिखना पड़ेगा। तो भाई लोग अभी के लिए इनके ऐसे बातचीत के बाद कैमरा शिफ्ट होता है और हमें इन दोनों हबसी औरतों को दिखाया जाता है जो कि छत के ऊपर बैठ के पूरे जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स के ऊपर नजर रखे जा रही होती है। वही नजारा लेते लेते इन दोनों को ही सोचैन और जंग दिख जाता है अपने बंदों के साथ जाते हुए, जिनको देखते के साथ ही ह्वालिन एक्साइटेड होते हुए बोलती है आखिर ये लोग कौन है, क्या ये लेजेंडरी सॉन्ग यू है? जिन भी इनको देख करके बोलती है और उसके बगल में कौन करा है जरा उसके तो देखिए, वो तो बिल्कुल पैनैन के जैसा दिख रहा है। जो सुनते के साथ ही ह्वालिन छत पे से भाग करके इनकी तरफ आते हुए बोलते हैं हाँ तो गधी कर क्या रही है, जल्दी से चलना उनके पास। जिस बात को सुनते के साथ ही भाई जिन भी ह्वालिन का पीछा करते करते इन सभी के सामने आ जाती है और इनको रोक करके ह्वालिन सोचैन की तरफ देख करके जिन से खुशबुसाते हुए बोलती है ये बंदा बुरा नहीं है। जिन भी बोलती है इसका स्टाइल जो कि है वो भी काफी ज्यादा अलग है, इसने जो पहन रखा है वो ब्रोकेल के है, जिसका मतलब है कि ये काफी ज्यादा अमीर भी होगा। होंगी बोलती है तुम दूसरे वाले को ले लो, मैं इसको ले लेती हूँ। जिन बोलती है सिस्टर मैं डिश वॉशिंग नहीं करती, आप मुझे यूं अचानक से धोखा क्यों दे रही हैं, क्यों ना हम दोनों एक को ही शेयर कर ले। जंग इन दोनों बिचेस को अपने सामने घुसफुसाते हुए देख करके बोलता है अब मुझे मत कहना तुम दोनों जो ये कन्वर्सेशन कर रहे हो वो मेरे लिए हो रहा है। बिल्कुल बेटे ये बिचेस तेरे बारे में ही बात कर रही हैं, तू इसके चक्कर में ना पड़ी हो, नहीं तो तू सूख के कांटा बन जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। खैर जंग की बात को सुन के ह्वालिन अमेज होकर के बोलती है वाह ये कितनी ज्यादा अमेजिंग बात है कि हम लोग एक दूसरे से खुशबुसा के बातें कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये इसको सुन सकता है। जिन भी अमेज होते हुए बोलते हैं फिर तो बिग सिस इसका मतलब यही है ये कम से कम अंडरस्टैंड रियलम का तो मार्शल मास्टर होगा ही। जंग इन दोनों की बातों को सुन के बोलता है इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडीज के मुंह से इतनी गंदी गंदी बातें, क्या आप दोनों लेडीज अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट की हैं? ह्वालिन बोलती है आखिर हम लोग ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से आते हैं या फिर अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट से, ये मैटर ही क्या करता है प्यार में, अगर हम दोनों के बीच में फीलिंग्स मैच हो रही है तो फिर क्यों ना हम लोग सीधा गपा गपी ही कर ले। जिनके इस ऑफर को तो सुन के भाई जंग पूरी तरीके से शर्मा करके लाल टमाटर बन जाता है और जिनको कुछ प्यार भरी गालियां बकता है। ह्वालिन बोलती है वेल मुझे खुले में करना वैसे ज्यादा पसंद है, क्यों ना हम लोग अभी ही शुरू हो जाएं। ह्वालिन भाई ऐसा बोल के एक स्पीड वाला टेक्निक यूज करती है और सीधा जंग के पास जाकर के उसके लिटिल ब्रदर को टच कर लेती है और इस एहसास को फील करके जंग का तो भाई पूरी तरीके से पानी ही निकल जाता है, ये तो पूरी तरीके से लाल टमाटर बन जाता है। वहीं भाई ह्वालिन तो अपने हाथों को देख करके ही पूरी तरीके से हैरान हो रखी होती है कि उसने टच क्या कर लिया। जिन ह्वालिन के हरकतों को देख करके बोलती है आप मुझसे मजाक कर रही है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ह्वालिन बोलती है तुमने कभी मुझे मजाक करते हुए देखा है क्या, उसका छोटा भाई इतना बड़ा है, हम लोग पता नहीं अब तक कैसी जिंदगी जीते हुए आ रहे हैं। जिन बोलती है आप सच बोल रही है ना, क्या ये सच में एक ह्यूमन भी है? इधर भाई ये दोनों आपस में बातचीत करने में लगे होते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ जंग तो भाई गुस्से में शर्माते हुए सोच रहा होता है आखिर कैसे एक औरत दिन दहाड़े इतने सारे लोगों के सामने बॉडी लाइटनिंग आर्ट का इस्तेमाल करते हुए दूसरे मर्दों के चीजों को छू करके गायब हो सकती है।
जंग के भाई ऐसा सोचते के साथ ही पीछे से अपना जो भी आ जाता है और आवाज लगा कर बोलता है, हे यू बिचेस, तुम लोग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे हुआ क्या। जो भाई ऐसा बोल के सबसे पहले तो उन औरतों की तरफ देखता है और फिर जंग की तरफ देखता है, जो कि हद से ज्यादा गुस्से में होता है, जिसको देख करके जो परेशान होते हुए इन दोनों औरतों से बोलता है, क्या तुम दोनों दोबारा से कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया। हुआलिन बोलती है विथ एन एक्सप्रेशन दैट आई कैन नॉट डिस्क्राइब, जो इसका घोड़ा घोड़े के जितना नहीं बल्कि हाथी के जितना बड़ा है। जो बोलता है और तुमने सीरियसली इसको टच भी कर लिया। हुआलिन खुश होकर के बोलती है, हाँ बिल्कुल भाई। जो बोलता है, अबे पागल औरत, सबसे पहले तो अपना ये हाथ का शेप बनाना बंद कर, और क्या तू सच में सच बोल रही है ना, तूने कोई गलत चीज तो टच नहीं कर लिया। हुआलिन बोलती है, मैं सीरियसली सच बोल रही हूँ, तुम लोग मेरी बातों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। जो सोचता है, हैं इसके पास सच में कोई ऐसी गिफ्ट है, लेकिन क्या ये वेस्ट नहीं हो जाएगा अगर ये जियांगो के अंदर यूं ही मंडराता रहा तो। ये तो अपनी ताकत से दुनिया के ऊपर कब्जा भी कर सकता है अगर ये किसी एम्प्रेस का सीक्रेट लेवर बन गया तो। जो कि इस तरीके की नजरों को देख करके भाई जंग शर्म से पूरी तरीके से पानी पानी होते हुए सोचता है, ये बेशर्म औरतें ही काफी नहीं थी कि अब जूनियर स्वॉर्ड गॉड भी मेरे चीजों की तरफ देख करके इसको अप्रेस कर रहे हैं। जंग का भाई ऐसा सोचना ही होता है कि पीछे से ई लोंग सांगरॉक के साथ आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, पहले तो मैं खुद के ऊपर काफी ज्यादा घमंड किया करता था, लेकिन किसी ने सच ही कहा है, ये वर्ल्ड काफी ज्यादा ही बड़ा है, तुमसे किसी न किसी का बड़ा होता ही है। सांगरॉक भी भाई चिल्लाते हुए बोलता है, अरे देखो देखो भाई लोग, कौन आया, हमारे जियांगो के अंदर एक नए मेल गॉड अपेयर हुए हैं, द ग्रेटेस्ट मेल गॉड अंडर द हेवन। ई लोंग भाई जंग से चिपकते हुए बोलता है, वल्लाह हबीबी, हम तुमको रिस्पेक्ट करती, आखिर तुम्हारे ये कारनामे के पीछे सीक्रेट क्या होती, अगर तुम हमको बताती तो हम तुम्हें बिस्किट ही बिस्किट भेजती। पीछे से हुआलिन भी चिल्लाते हुए बोलती है, ओए मसल पिग, जरा रास्ता दे, अपन का बिजनेस अभी खत्म नहीं हुआ है। ई लोंग बोलता है, आखिर एक औरत के अंदर लॉयल्टी की इतनी ज्यादा कमी कैसे हो सकती है, पहले तुम ब्रदर जो हुआई के लिए पूरी तरीके से डेवोटेड थी, लेकिन अब तुम अचानक से किसी और दूसरे बंदे के पीछे कैसे पड़ सकती हो। हुआलिन चिल्लाते हुए बोलते हैं, इतने ज्यादा गुड लुक्स और इतनी बड़ी चीजों के साथ कौन ही ऐसी औरत होगी जो कि इसको रजिस्ट कर पाएगी। ई लोंग बोलता है, तुम्हारे दिमाग में क्या पूरी तरीके से यही चीजें भरी हुई हैं, क्या तुम किसी तरीके की एक हॉर्नी डॉग हो। हुआलिन बोलती है, हाँ मैं हूँ, अगर तुम भी मेरे जैसे प्रोफाउंड इविली इन आर्ट को सीखते तो तुम मेरी फीलिंग को समझ पाते, तो अब चलो साइड हटो। ई लोंग प्रोफाउंड इन आर्ट के बारे में सुन के बोलता है, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि तुमने ट्रू टीचिंग्स इनहेरिट किया है हेवनली इन विच की। ई लोंग ऐसा बोल के बताता है, बहुत ही लंबे समय पहले हेवनली इन विच नाम की एक लेजेंडरी विच हुआ करती थी, जिसके बारे में कहानियां अभी भी काफी ज्यादा ही फेमस है, जो कि मर्दों को सेड्यूस करके खत्म करने के लिए काफी ज्यादा ही फेमस थी। हुआलिन बोलते हैं, लेकिन मैं मर्दों को नहीं मारती, मैं सिर्फ उनको सेड्यूस करती हूँ, मैं अपने ग्रैंड मार्शल एंसेस्टर के जैसे क्रूएल नहीं हूँ, समझे। सांगरोक ये सुन के हैरान होकर के बोलता है, वाओ बिग सिस, यू आर रियली समथिंग एल्स। जो भी हुआलिन की इस बात को सुन के सोचता है, अच्छा तो ये बात है, प्रोफाउंड इन इविल आर्ट एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इन एनर्जी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एक मर्द का यान एनर्जी एक्सेप्ट कर लो। और भाई लोग, अगर तुम लोगों ने चाइनीज मांगा देख रखा है तो फिर तुम लोगों को मर्दों के यांग एनर्जी के बारे में पता ही होगा वो क्या होता है। लेकिन फिर जिन गुहाई के बारे में क्या, जो ऐसा सोच के जिन से बोलता है, तो बाय हुआलिन के पास एक रीजन है इतना ज्यादा डेस्परेट होने का, लेकिन जिन तुम्हारे बारे में क्या। जिन पूरे कॉन्फिडेंस में बोलती है, मुझे बस मर्द पसंद है, ठीक है। सांगरोक जिन की बात को सुनते के साथ ही बोलता है, तुम इसके ये गोस्टली टेरिफाइंग फेस को ही देख करके नहीं बोल सकते हो, सी इज अ बॉर्न बीच विथ ओवरवेलमिंग इन क्यूआई हु इंस्टिंक्टिवली बॉर्न टू सीक मैन। सांगरोक के बात को सुनते के साथ ही जिन अपना मूड बदलते हुए बोलती है, क्या तू अपने इस घटिया से मुंह को बंद नहीं रख सकता। सांगरोक भाई जिन को और ज्यादा चिढ़ाते हुए बोलता है, हाँ मैं भाई नहीं कर सकता ये। जिन भाई ये सुनते के साथ ही अपने चोगे से चाबुक निकालती है और धड़ाधड़ सांगरोक के ऊपर भाई चाबुक पे चाबुक बरसाने लग जाती है। अब भाई जितने में ये ड्रामा चल रहा होता है उतने में पीछे से जियांगो आता है और जंग से बोलता है, मैं भी पहले तुम्हारे जैसा ही सोचा करता था, पहले पहले तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये सारे के सारे ह्यूमन बींग्स भी हैं और इनके साथ रहना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई पागल खाने में रह रहे हो। जियांगो भाई ऐसा बोलते बोलते जंग को ग्रीट करता है,
जिसको सुन करके जंग भी जियांगो को ग्रीट करते हुए बोलता है मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है अभी तो। जियांगो बोलता है तुम्हें पता है इन लोगों ने मुझे क्या नाम दिया है, हाथ पैर चलाने वाला कीड़ा। लेकिन इनकी इन हरकतों का ये मतलब नहीं है कि ये लोग ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के जो एथिक होते हैं ये लोग उनको लुक डाउन कर रहे हैं। तुम इनके इन सभी हरकतों को बस मजाक की तरह ले सकते हो। अब तो मुझे भी इनके इन हरकतों से कोई भी दिक्कत नहीं होती। जंग जियांगो की बात को सुन के सोचता है अबे भाई कौन सा ही ऐसा बंदा होगा जिसको अगर कीड़ा कहा जाए तो उसको बुरा फील नहीं हो। जियांगो बोलता है वेल मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे इनके साथ रहने में किस तरीके का फील होता है, लेकिन मैं इनके बारे में एक बात तो पूरी श्योरली तरीके से कह सकता हूँ, इन लोगों के पास वो वैल्यू है जो कि हम ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वालों के पास नहीं है। जंग सोचता है भाई इमोरलिटी, रूडनेस, क्या इन सभी चीजों को तुम वैल्यू भी कह सकते हो? जियांगो बोलता है तुम अपने आप चीजों को समझ जाओगे जैसे जैसे तुम इसको और ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन जरा मेरी तरफ तो देखो, मैं तो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना ही भूल गया, मैं हूँ नैनगोम जियांगो। जोंग बोलता है मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, मेरा नाम है सीमा जोंग और मुझे जियांगो के लोग मार्शल लॉर्ड कहते हैं, भले ये इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग ही है। अब भाई ये लोग अपना हाय हेलो कर रहे होते हैं, उतने में जो भी इनको नोटिस कर लेता है और हुआलिन को पीटना पाटना छोड़ करके उसको गर्दन से पकड़ के बोलता है नैनगोम बड़े भाई आप यहाँ पे कब आए? जियांगो बोलता है मैं तो बस अभी आया हूँ, लेकिन अभी जब यहाँ पे गेस्ट आ रखे हैं तो तुम क्या कर रहे हो? ये जियांगो का भाई ऐसा बोलना ही होता है कि उतने में हुआलिन जो को कमर पे काट लेती है और धीरे धीरे अपने हाथ को बढ़ा करके जो के पिछवाड़े को सहलाने लगती है। जो इस फीलिंग को एहसास करते के साथ ही चिल्लाते हुए बोलता है अबे पागल कुतिया कहीं की पूरी तरीके से पागल हो गई है क्या तू अपने हाथों को कहाँ लेकर के जा रही है, हटा। हुआलिन ठड़कियों वाला स्माइल करते हुए बोलती है अब ये लेडी अपने आंखों को बंद करके जूनियर स्वॉर्ड गॉड की नेकेड बॉडी को इमेजिन कर सकती है अपने माइंड में, और फिर उसके बाद भाई क्या करना है तुम लोगों तो उसके बारे में पता ही है, अगर तुम लोगों ने स्पाइडर गर्ल देख रखा है तो। जियांगो हुआलिन की हरकतों को देख करके बोलता है अब क्या तुम बस भी करोगी? क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में कि तुम इतनी ज्यादा बड़ाइयां कर रही हो? हुआलिन बोलती है ऑफ कोर्स ये है, क्या तुमने खुद ने कभी जूनियर स्वॉर्ड गॉड को टच करके देखा है? जियांगो बोलता है और मैं इसको टच ही क्यों करना चाहूंगा ये बता। हुआलिन बोलती है अगर तू जल रहा है तो बोल देना, ऐसे छुपा क्यों रहा है, या फिर मैं खुद ही तेरे लिए चेक कर लूं अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो। जियांगो बोलता है अबे जा तू जो कर रही है वही करते रहे, मेरे को तेरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब भाई जो ये सुनते के साथ ही गुस्से में जल्दी से हुआलिन को धर लेता है। वहीं बगल में खड़ा जंग इनकी हरकतों को देख करके भाई सर पकड़ते हुए बोल रहा होता है अबे कोई बताओ ये लोग गली के बच्चे नहीं हैं जो कि इस तरीके से एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। आखिर किसने ही सोचा था कि किसी ऐसे बंदे को जूनियर स्वॉर्ड गॉड कहा जाता है। जोंग की बात को सुन के जियांगो बोलता है वो जो औरत को तुम देख रहे हो जो कि जो के हाथ में बेहोश पड़ी हुई है, वो ऐसी औरत है जो कि एनिमी कैंप के अंदर घुस गई बिना अपनी जान की परवाह किए हुए, बस एक बार जूनियर स्वॉर्ड गॉड के कहने से ही। और ऑफ कोर्स जूनियर स्वॉर्ड गॉड और इसका पहले से कोई रिश्ता नहीं है, और इस बंदे को जो तुम देख रहे हो ये अपने मास्टर से तक लड़ गया जोकलन चेंबर ऑफ कॉमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बस। वैसे इसने जूनियर स्वॉर्ड गॉड के लिए कोई लॉयल्टी का शपथ नहीं खाया है, बल्कि ये तो हमारा हॉस्टेज है। और इस लड़की को जो तुम देख रहे हो इसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया बिना कोई हेजिटेशन के नॉर्थन सी के डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनसे पूरा जियांगो डरता है और इनको कर्स्ड कहता है। उस समय पे इसने जो एक्शन लिया था वो पहले से कैलकुलेटेड भी नहीं था। दूसरी तरफ हम लोग पूरी जिंदगी क्या सीखते हुए आ रहे हैं, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को छुपा करके रखना, हमेशा एनिमीज के स्कीम्स के लिए प्रिपेयर रहना, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपने क्लैन के ओनर को याद रखना, एथिक और प्रिंसिपल, राइटियसनेस एंड सिविलरी, ऑनर एंड जस्टिफिकेशन, इसी तरीके की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हमें हमेशा याद रखना पड़ता है। लेकिन ये लोग अगर कोई डिसीजन बनाते हैं तो अपने दिमाग से सोच समझ के नहीं बनाते बल्कि अपने दिल से बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें इनके बारे में किस तरीके से डिस्क्राइब करूं, लेकिन मुझे ये लोग काफ़ी ज़्यादा ही पसंद हैं। और तुम्हें जो वो जूनियर स्वॉर्ड गॉड दिख रहा है वो कोर है जिससे कि इनका दिल बदल चुका है। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को
जूनियर स्वॉर्ड गॉड के बारे में कौन सी चीज़ पसंद आई, इसकी इनक्रेडिबल रिसोर्सफुलनेस, ट्रेमेंडस मार्शल आर्ट, एलोकेंट स्पीच या फिर और कुछ मुझे नहीं पता जिनसे कि इनका दिल बदल गया। जियांगो की बात को सुन के जोंग बोलता है लेकिन आपके बारे में क्या जूनियर स्वॉर्ड लॉर्ड, क्या अब इस चीज़ का समय नहीं हो चुका है कि नैनगम क्लैन का यंग पैट्रियार्च पॉलिटिक्स को सीखे? आखिर आप यहाँ पे अपने समय को क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जियांगो बोलता है मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ किस वजह से? इस कमीने की वजह से इसने मेरा भी दिल बदल के रख दिया। जियांगो भाई जो को गाली देता ही है कि उतने में जो भी चिल्लाते हुए बोलता है बड़े भाई नैनगम क्या आपने मुझे अभी गाली दी? जियांगो बोलता है अबे तो अपनी यह फालतू सी हरकतें करना बंद कर और गेस्ट की जरा स्वागत सत्कार कर भाई। जो भाई ये सुन के पहले तो कुछ समय के लिए जियांगो को घूरता है और फिर अचानक से भाई अपने स्वॉर्ड को निकाल करके जियांगो को करतब दिखाने को तैयार हो जाता है। तो चलो फिर भाई लोग इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और जो का करतब तुम लोग अगले वीडियो में देख लेना, लेकिन उससे पहले मेरी बातें सुन के जाओ। मैं भाई इस वीडियो के लिए पिछले 7-8 दिनों से पूरी तरीके से घिसने में लगा पड़ा हूँ लेकिन भाई इतना दिमाग खराब हो रहा है ना, 1 महीने बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कुछ ढंग से रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। एक दिन में लगातार 4-5 घंटे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और 5 मिनट की रिकॉर्डिंग ढंग से नहीं बन पा रही है। जो भी बना रहा हूँ सारा कुछ डिलीट करना पड़ रहा है। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो भाई पीछे से कभी गाड़ी चली जाती है तो कोई हॉर्न बजा के चल जाता है, जैसे कि अभी बज रहा है। इसी बात से भाई लोग मेरा दिमाग खराब हो रखा है और इसी वजह से वीडियो इतनी ज़्यादा लेट आ रही है। खैर और मैं तुम लोगों को भाई अपना दुखड़ा क्या ही सुनाऊंगा, पर जो लोग भी भाई वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों को भाई एडिटिंग और YouTube वगैरह के बारे में थोड़ी कुछ नॉलेज है तो फिर भाई मैं ये अपना डिस्कॉर्ड का अकाउंट दे रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, क्योंकि भाई लोग मुझे थोड़ी सी सलाह मशवरा की ज़रूरत है। अगर तुम लोग मेरे को थोड़ी सी भी सलाह दे सकते हो तो फिर प्लीज़ भाई अगर तुम लोगों से हो सकता है तो मेरे डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन करो। मैं जो कि तुम लोगों से बातचीत करूँगा और थोड़ी सी भाई सलाह की ज़रूरत है मुझे सच में। अगर तुम लोग मुझे कुछ भी सलाह दे सकते हो तो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर कोई भी सलाह नहीं भी दे सकते तब भी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्योंकि भाई लोग तुम लोगों का किसी भी तरीके का काइंडनेस मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, भले ही वो छोटा हो या फिर बड़ा, डजंट मैटर। तो चलो फिर इस वाले वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो भी मैं शायद से जल्दी ही डालूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए भाई, अब थोड़ा सा गला ठीक हो गया है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।